हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच बताने जा रहा हूं एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर रिएजेंट जिसका नाम है मेरीफिल्ड रेजिन। इसका यूज जो होता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में होता है। जैसा कि आपको पता होगा, पेप्टाइड जो होते हैं किस में होते हैं? अमीनो एसिड में। इट मींस मेरीफिल्ड रेजिन का अमीनो एसिड्स के प्रिपरेशन में प्रोटीन के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि प्रोटीन में होते हैं अल्फा अमीनो एसिड और अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर बनाते हैं, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। इसलिए आज हम लोग जानेंगे एक रिएजेंट जो प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहता है। इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं पहले। मेरीफिल्ड रेजिन कहता है कि अब मेरीफिल्ड रेजिन जो होता है एक मोस्ट पावरफुल पॉलीमर सपोर्ट रिएजेंट होता है। पॉलीमर सपोर्ट का मतलब हुआ कि पॉलीमर बनाने में, और आपको पता है कि पॉलीमर क्या होता है? मेनीमर यानी मेनी मोनोमर, यानी बहुत सारे सिंगल यूनिट जब हम लेते हैं तब जाके बनता है पॉलीमर। तो ये है एक पॉलीमर सपोर्ट रिएजेंट। कहता है इट इज वाइडली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो वाइडली यूज होता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स यानी पेप्टाइड जो होते हैं वो अमीनो एसिड में, प्रोटीन में पाए जाते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं उसी को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तब जाकर हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, कहता है इट इज अ 2% क्रॉस लिंक्ड कोपॉलीमर। कहता है कि जो मेरीफिल्ड रेजिन है क्या है, ये मेरीफिल्ड के बारे में है। मेरीफिल्ड रेजिन क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड कोपॉलीमर है जिसमें 2% की मात्रा होती है। एक पॉलीस्टाइरिन और एक डाइफिनाइल बेंजीन। मतलब स्टाइरिन और डाइफिनाइल बेंजीन को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे n टाइम्स, तब जाकर एक कोपॉलीमर तैयार होगा, यानी पॉलीमर तैयार होगा। वो कहलाएगा मेरीफिल्ड रेजिन। यानी कि मेरीफिल्ड रेजिन भी एक तरह का पॉलीमर ही है। कहता है इट बियर्स 1.36 मोल्स ऑफ CH2Cl ग्रुप पर ग्राम। हम लोग आगे देखेंगे जब प्रिपरेशन इसका करेंगे कि CH2Cl कहाँ लगा हुआ है, तो वो उस केवल आप इस अभी फिलहाल जान लीजिए कि CH2Cl का 1.36 मोल होता है पर ग्राम ऑफ मेरीफिल्ड रेजिन। ठीक है, इसके बाद कहता है इट इज अ कॉमर्शियली अवेलेबल रिएजेंट। इट इज अ कॉमर्शियली अवेलेबल रिएजेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेरीफिल्ड रेजिन। कैसे मेरीफिल्ड रेजिन को प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग देखे थे कि मेरीफिल्ड रेजिन में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक स्टाइरिन का और एक डाइविनाइल बेंजीन का। जब दोनों का पॉलीमराइजेशन करते हैं तब जाके निकलता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, और फिर जाकर बनता है हमारा एक पॉलीमराइजेशन पॉलीमर सपोर्ट रिएजेंट मेरीफिल्ड रेजिन। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। पहले लिए स्टाइरिन जिसकी मात्रा कितनी है? 98%। फिर हम लोग लिए डाइविनाइल बेंजीन 2%, ये 98%, ये 2%। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी जब इसको n टाइम्स लेंगे इन दोनों को, तब जाके एक बनेगा पॉलीमर जिसका जो कहलाएगा एक क्रॉस लिंक पॉलीमर। अभी ये मेरीफिल्ड रेजिन नहीं है, इसका एक नेक्स्ट स्टेप और है। ये क्या हो गया? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। कैसे जुड़ा आप यहां से थोड़ी सी समझ सकते हैं। जैसे ये एक यूनिट मान लीजिए ये स्टाइरिन की है, यहां से यहां तक की, फिर से एक यूनिट हम लोग जोड़ दिए स्टाइरिन की। अब दो स्टाइरिन लिए, अब इसको जो है ये समझ लीजिए ये डाइफिनाइल बेंजीन है। तो क्रॉस लिंकिंग जो हो रही है इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि पहला स्टेप क्या था? पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमको ये एक मॉलिक्यूल मिल गया था क्रॉस लिंक पॉलीमर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? तो इलेक्ट्रोफाइल मेरा होगा CH2Cl पॉजिटिव चार्ज, यही इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है फिर अटैक होगा। अटैक होगा तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर का पोर्शन तो सारा वही मैंने रखा है, केवल ये बेंजीन के पास क्या लग गया? CH2Cl। ठीक है, अब ये बेंजीन के साथ ये CH2Cl लग गया तो इलेक्ट्रोफिल ये पारा सब्स्टिट्यूटेड बना। क्या बना? पारा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको छोटा रूप देंगे। क्या देंगे? छोटा रूप। हमारा वैसे मेरीफिल्ड रेजिन अब तैयार हो चुका है। क्या हो चुका है? मेरीफिल्ड रेजिन तैयार हो चुका है। हम लोग देखते हैं इसको। जैसा कि ये हमारा मेरीफिल्ड रेजिन तैयार हो चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा ही है। एन टाइम्स आपको भी पता है पॉलीमर में एन टाइम्स होते हैं मॉलिक्यूल। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर हमारा तैयार तो हो चुका है लेकिन बड़ा हो गया है। बट इसको अगर छोटा के रूप में हमको दिखाया जाए कॉपी में, कैसे दिखाएंगे? तो ये जो सारा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाली पूरी पोर्शन, उसको हम लोग पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी। तो ये पी हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको मैंने एज इट इज लिखा है, क्योंकि जो यूज होगा ये वो ये वाली यूज होगी।
जिसको मैंने लिखा था कि 1.36 ग्राम 1.36 मोल होता है पर ग्राम मेरीफिल्ड रेजिन। इसकी मात्रा कितनी है 1 ग्राम में? 1.36 मोल। ठीक है, तो ये वाली पूरी पोर्शन जो आपका है उसको मैंने पी बना लिया और ये वाली पोर्शन जो है हमारा एज इट इज रह गया। ये हमारी अब प्रिपरेशन हो चुकी है मेरीफिल्ड रेजिन की। ये क्या हो चुकी है हमारी मेरीफिल्ड रेजिन की, क्या हो चुकी है मेरीफिल्ड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बनकर तैयार हुआ हमारा मेरीफिल्ड रेजिन, इसके कुछ क्या पॉइंट्स हैं। तो सिंपल सी बात आपको मैंने बताया कि ये जो पी है हमारा क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर, जो पॉलीमराइजेशन स्टेप में बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि हमको छोटा रूप में करके दिखाना था, क्योंकि एंड टाइम से बहुत सारे बल्कि मॉलिक्यूल्स फिर वहां लग चुके हैं, तो उसको बार बार लिखना एक टिपिकल टाइप हो जाता है। दैट्स वाई इसको हम शॉर्ट कर लेंगे, है ना। फिर कहता है कि इस जो मेरीफिल्ड रेजिन हमारा बनकर तैयार हुआ उसमें कितने स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सिंपल याद रखना है 2 स्टेप्स फॉलो होते हैं। और 2 स्टेप्स क्या हैं? तो पहला है पॉलीमराइजेशन, जिसमें क्रॉस लिंक पॉलीमर हमारा ये वाली मॉलिक्यूल तैयार हुई। उसके बाद दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो क्या था? तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो हमारा था CH2 + Cl, है ना। ये वाली हमारी इलेक्ट्रोफाइल थी जिसमें 18 क्लोराइड, जो टेट्राक्लोराइड हम लोग लिए थे, तो स्टेनस क्लोराइड का काम केवल था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना एज अ CH2Cl। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ मेरीफिल्ड रेजिन। जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मेरीफिल्ड रेजिन का जो यूज है वो पॉलीपेप्टाइड्स को बनाने में है, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यूज ऑफ मेरीफिल्ड रेजिन। तो कहता है कि द मेन यूज ऑफ मेरीफिल्ड रेजिन इज इन सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का यहाँ का कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरीफिल्ड रेजिन जो होता है वो होता है सॉलिड फेज में। मेरीफिल्ड रेजिन किस फेज में होते हैं? सॉलिड फेज में। एंड अमीनो एसिड किस फेज में होते हैं? लिक्विड फेज में। तो होता क्या है कि अमीनो एसिड्स को भी सॉलिड फेज में लाने के लिए हम लोग मेरीफिल्ड रेजिन का यूज करते हैं। और मेरीफिल्ड रेजिन का जब यूज करते हैं तो एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड जो है वो आ जाता है सॉलिड फेज में। फिर उसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड्स को कनेक्ट जब करते हैं तो कंप्लीटली जो है सॉलिड की स्थिति में हमारा एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड तैयार, यानी मॉलिक्यूल तैयार होता है, यानी प्रोटीन तैयार हो जाता है। इसलिए ऐसे सिंथेसिस को कहते हैं सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। तो कहता है कि सिंस द मेरीफिल्ड रेजिन इज इन सॉलिड फेज, जैसा कि मैंने भी बताया कि मेरीफिल्ड रेजिन एक्चुअली सॉलिड फेज में ही होता है, अमीनो एसिड जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है, और इसलिए सो फॉर द पॉलीपेप्टाइड्स सिंथेसिस देयर इज नीड टू मेक द फेज फुल्ली सॉलिड। और इसलिए जरूरत पड़ जाती है कि जब भी हमको पॉलीपेप्टाइड अगर बनाना है तो उसको कंप्लीटली क्या किया जाए? सॉलिड किया जाए। इसलिए कहता है कि दस इसलिए इट इज, यानी मेरीफिल्ड रेजिन is used and the term is known as solid phase synthesis। तो इस वजह से यहां पे क्या है कि सॉलिड फेज सिंथेसिस कहलाया। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कंप्लीट जो फेज बना रहे हैं वो फुल्ली सॉलिड बना रहे हैं। ठीक है, तो फुल्ली सॉलिड फेज बनाने के कारण जो मेरीफिल्ड रेजिन का यूज जो है वो कहलाएगा सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। अब हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि कैसे हम लोग अमीनो एसिड का यूज करके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। क्या हम लोग देखते हैं कि किस स्टेप्स की मदद से क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रखेंगे कि प्रोटीन में जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यानी अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन, 2 अमीनो एसिड लेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और इसी तरह से जब अमीनो एसिड को रिपीट करेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे जो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और वो ओवरऑल पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का, प्रोटीन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या फॉलो होगा स्टेप्स। तो पहला है हम लोग लिए मेरीफिल्ड रेजिन जो है किस फेज में? सॉलिड फेज में। उसके बाद एक हम लोग लिए अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड है, आप लोग को पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड जो है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे R रखा जाता है, तो R के जगह पे हम लोग H लिए, एक तरह का ग्लाइसिन लिए हुए हैं ओवरऑल, और कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे NH2 के जगह पे यहाँ पे देखिएगा NH और BOC लिखा हुआ है ना। तो ये जो बॉक है, बॉक ग्रुप बोल सकते हैं इसको, या फिर बोला जाता है टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल, जो एक एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, यानी वो अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है प्रोटेक्ट, क्यों लेते हैं ऐसा, तो वो आप समझ रहे होंगे क्या, यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए जानिए कि ये क्या लिक्विड फेज में है। ठीक, जैसे ही इन दोनों को हम लोग आपस में मिलाए, यहाँ पे एक बेस लेते हैं, जैसे ही बेस लिए तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। कैसे निकला? देखिए यहाँ इसका H और इसका Cl आपस में आउट हो जाते हैं,
ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर ये आउट हो गए, तब जाके देखिए ये एक हमारा मॉलिक्यूल तैयार हुआ। अगर ये मान लेते हैं कि प्रोटेक्शन ग्रुप ना होता तब क्या होता, तो इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है अटैक कर दे और अदर रिएक्शन यहाँ पे हो सकता था। और ऑब्वियस है कि ये ड्यूटेराइन के रूप में होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो ड्यूटेराइन के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे कि इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारा रिएक्शन जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो हो सके, क्योंकि किसी को भी जिसकी रिएक्शन की जरूरत होती है हम लोग उसी के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए हम लोग अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिए टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप से, जिसको बोलते हैं बॉक ग्रुप, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन हुआ, HCl निकल गया, गैस के फॉर्म में बाहर हो गया, हमारा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है, ये हो गया NH बॉक्स सॉलिड। अब ये जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ ये हो गया सॉलिड फेज। अब सॉलिड फेज जब हो गया फिर हम लोग इसी तरह फिर रिपीट करेंगे। तो पहला यहाँ पे सॉलिड फेज जब तैयार हो गया तो यहाँ पे पहला स्टेप फिर हम लोग करते हैं फिल्ट्रेशन का, मतलब ये जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम लोग वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद फिर हम लोग एसिड से हाइड्रोलाइज कर देते हैं। एसिड से क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइज, एसिड से यानी कि रिएक्ट करवा देते हैं। तो एसिड से जब रिएक्ट करवा देते हैं तो ये जो ग्रुप है ना वो क्या करता है कि जो अमीनो ग्रुप जो प्रोटेक्ट हुआ था वो डिप्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे वो देखिए, ये हो गया NH2 और ये कंप्लीट अब सॉलिड फेज है, यानी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप जो है निकल गया। क्यों कैसे निकल गया? एसिड के प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है? ये निकल जाता है। अब ये हमारा एक सॉलिड फेज बन चुका है, अमीनो एसिड यहाँ एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोग इसी तरह ये प्रोटेक्टेड वाला और बहुत सारे मॉलिक्यूल इसी तरह जोड़ेंगे और हम लोग एक बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड। हम लोग देखते हैं इसको। चलिए यहाँ हम लोग देखें कि हमारा एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जो था, अमीनो एसिड जो था, जैसे ये हमारा पोर्शन कौन सा है? ये जो हमारा पोर्शन है वो क्या है? अमीनो एसिड का पोर्शन है, ठीक है। एक तरह का ये ग्लाइसिन है हमारा, और ये हमारा था मेरीफिल्ड रेजिन। जब ये आपस में जुड़ गए तो ये बन गया सॉलिड फेज में। किसमें बन गया? सॉलिड फेज में। अब फिर ये सॉलिड फेज तो हो चुका है और ये लिक्विड फेज में है फिर, लेकिन ये एक अनदर अमीनो एसिड है। आप अनदर भी ले सकते हैं, यहाँ तो मैंने ग्लाइसिन लिया, यहाँ पे कोई R ग्रुप आप लगा दीजिए, यानी कोई भी अमीनो एसिड R की जगह पे जैसे जैसे चेंज हो जाएगा, जैसे मिथाइल लगा तो एलानिन, ठीक है, फिनाइल फिनाइल अगर लग गया तो फिर अदर मॉलिक्यूल अदर अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग आपस में जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या? सिंपल चीज देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे एक वाटर रिमूविंग एजेंट लेंगे हम लोग, जिसका जो है DCC, है ना। अब जैसे ये लेते हैं तो होता क्या है, इसका एक H और इसका OH आपस में निकलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देते, क्योंकि इसका काम ही है वाटर को बाहर करना। वाटर को जैसे बाहर करेगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं हम, है ना। चलिए ये फिर से प्रोटेक्टेड था, ये याद रखिए, क्योंकि जब जब हम अमीनो एसिड बार बार रिपीट करेंगे, एक बार सॉलिड बनाने के बाद वो NH ग्रुप प्रोटेक्टेड ही होगा, तब जाके हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। बाद में हम लोग फिर डिप्रोटेक्शन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल हमारा तैयार हुआ आफ्टर द वाटर रिमूवल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो क्या है? अमाइड लिंकेज। क्या है? अमाइड लिंकेज है हमारा, यानी कि ये जो अमाइड लिंकेज है यही हमारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है हमारा? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, इसका मतलब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं। और इसी तरह बार बार हम लोग चीजों को रिपीट करेंगे, बार बार चीजों को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, फिर से पहला स्टेप फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर से दूसरा स्टेप हमारा जो रहेगा वो वॉशिंग रहेगा, फिर से तीसरा स्टेप जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, और फिर हमारा रहेगा डिप्रोटेक्शन। यानी डिप्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? CH3COH और वाटर ले लेंगे, यानी डिप्रोटेक्शन कर देंगे। जैसे ही डिप्रोटेक्शन करेंगे फिर से हमारा क्या होगा? देखिए P, जो क्रॉस लिंक पॉलीमर था हमारा P, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2, NH, C डबल बॉन्ड O, CH, R, NH2।
अब ये हमारा एक एक पेप्टाइड बॉन्ड तो बन ही चुका है, 2 अमीनो एसिड कंबाइन हो गए। और इसी तरह ये चीजों को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? चीजों को रिपीट करेंगे। और जब बार बार रिपीट करेंगे, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड एक तो बन चुका है हमारा, एक पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो चुका है? बन चुका है। हम लोग फिर से एक अनदर पेप्टाइड, यहाँ पे पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड को जोड़ेंगे। मान लेते हैं हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं, जैसे ये तो हमारा बन चुका है, सॉलिड फेज में आ चुका है, फिर से एक अमीनो एसिड को यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए, जैसे हो गया NH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा CH, ये R और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, लेकिन ये NH2 को हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे किससे? टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल से, तो बॉक ग्रुप लगा देंगे। फिर से ये वाली पोर्शन इस पोर्शन से क्या होगा? आपस में जुड़ेगा हमारा। और यही स्टेप्स बार बार हम लोग फॉलो करेंगे। कौन सा? फिर बाद में ऐसे ये तैयार करने के बाद फिर से हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कौन सा फॉलो करेंगे? सिंपल सी देख लीजिए, ये जोड़े है ना, तो फिर से हमारा जो है ये जो है स्टेप्स हम लोग अब ऊपर करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हम लोग बोर्ड तो हमारा छोटा है थोड़ा सा, ये जैसे ही करेंगे तो फिर से हमारा ये सॉलिड फेज में, ये लिक्विड फेज में, ये बॉक ग्रुप यानी नाइट्रोजन ग्रुप जो अमीनो ग्रुप था वो प्रोटेक्टेड हो चुका है। और एसिड ग्रुप, एसिड और यहाँ पे NH2 इससे जो जुड़ेगा तो फिर से एक अमीनो एसिड का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। है ना, ये फिर से बन गया हमारा। और ये चीज जो है बार बार फिर हम लोग आप रिपीट करेंगे। अब इस चीज को, कौन सी चीज को? तो देखिए, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, यहाँ पे DCC लेना पड़ता है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानकर चलते हैं, ताकि वाटर निकल सके। वाटर यहाँ रिमूव हो गया। और ये फिर देखिए, यहाँ पे एक अमीना क्या है? एक पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ भी क्या बन गया? एक पेप्टाइड बॉन्ड। वहां यहाँ वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के बाद तीसरा स्टेप क्या था हमारा? डिप्रोटेक्शन। किसका डिप्रोटेक्शन? जो N ग्रुप हम लोग प्रोटेक्ट किए, ये वाली डिप्रोटेक्शन। ठीक है, अब इस तरह से ये स्टेप्स को N टाइम्स करिए आप। N टाइम्स करने से क्या होगा? जब आप N टाइम्स करेंगे, ठीक है, कितने टाइम्स करेंगे? N टाइम्स। हम लोग इसको, अब हम जो है इसको नीचे लिख देते हैं, आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? N टाइम्स कर देंगे। ठीक, बहुत बार ले लेंगे, और बहुत बार जब ले लेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। क्या बनेगा हमारा? पॉलीपेप्टाइड, यानी हमारा प्रोटीन बनकर तैयार हो जाएगा इन सॉलिड फेज। किसमें तैयार होगा? सॉलिड फेज में। और इस प्रकार इस रिएक्शन को कहते हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस बाय यूजिंग मैरीफील्ड रेजिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, यहाँ जो हमारा पॉलीपेप्टाइड बन चुका था वो सॉलिड फेज में था, यानी कि ये जो मैरीफील्ड रेजिन था एज इट इज उसमें अटैच था। लेकिन हमको क्या है कि हमको तो केवल अमीनो एसिड प्रोटीन चाहिए, हमको केवल पॉलीपेप्टाइड चाहिए, तो वो तो लिक्विड फेज में आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको रिमूव कर देंगे। तो कैसे करेंगे? हम लोग HBr ले लेंगे। क्या ले लेंगे? HBr, CF3COH के प्रेजेंस में। जैसे ये प्रेजेंस में करेंगे, हमारा जो है मैरीफील्ड रेजिन ऑटोमेटिकली क्या होगा? यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, आपका मैरीफील्ड रेजिन अलग हो जाएगा और हमारा यहाँ पे पॉलीमर तैयार हो जाएगा। पहली पेप्टाइड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये N टाइम्स, तो ये हमारा रहा पॉलीपेप्टाइड और हमारा मैरीफील्ड रेजिन अलग हो गया। हमारा मैरीफील्ड रेजिन क्या हो गया? अलग हो गया। हमारा मैरीफील्ड रेजिन यहाँ पे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, कैसे अलग हो गया? सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये हमारा मैरीफील्ड रेजिन हुआ, हमारा पॉलीमर सपोर्ट रेजिन, मैरीफील्ड रेजिन, और ये हमारा पॉलीपेप्टाइड जो कि लिक्विड फेज में, ये सॉलिड फेज में, ये लिक्विड फेज में है। ये इसको हटाना जरूरी था क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड है वो लिक्विड फेज में ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया प्रोटीन। अब जैसा जैसा अटैच करेंगे ग्रुप को वैसा वैसा उसका नाम होता है। वो तो पढ़ने की चीज है, वो तो हम लोग देखे धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन ये ओवरऑल जो कहानी थी वो थी मैरीफील्ड रेजिन की, कि कैसे वो हेल्प करता है पॉलीपेप्टाइड बनाने में, पॉलीपेप्टाइड बनाने में।
ठीक है, सिंपल चीज ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैरीफिल्ड रेजिन, यानी जो हम लोग सॉलिड फेज सिंथेसिस यहाँ पे कराए मैरीफिल्ड रेजिन का यूज करके, उसकी क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है हमारा कि मैरीफिल्ड रेजिन का यूज करके जब हम पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तो इट टेक्स ओनली 4 आवर्स, इट टेक्स ओनली 4 आवर्स, मात्र 4 घंटे ही लगते हैं और हमारा पॉलीपेप्टाइड बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा हमारा फैक्ट है यहाँ पे कि जब मैरीफिल्ड रेजिन यूज करते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, बाद में जब हम इसको कंप्लीट फिल्टर वॉश कर लेते हैं तो हमारा मैरीफिल्ड रेजिन जो है एज इट इज प्राप्त हो जाता है। मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होता कि मैरीफिल्ड रेजिन यूज किए और वो हमारा नष्ट हो गया, कुछ नहीं होता। सिंपल कह रहा है एट लास्ट मैरीफिल्ड रेजिन gets off simply by filtration, सिंपल सी चीज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैरीफिल्ड रेजिन जो होता है थोड़ा सस्ता होता है, इट इज चीप और हर जगह पाया जाता है। मतलब जो भी ड्रग शॉप हैं जो केमिकल्स बेचते हैं वो हर जगह लगभग आपको अवेलेबल हो जाएगा, कॉमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बना रहे थे पॉलीपेप्टाइड, उसकी जो प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन यील्ड का है इज वेरी हाई। मतलब जितना अमाउंट में हम लोग लगभग चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बनता है, लगभग जितना चाहते हैं लगभग वो उतना बन जाता है हमारा। इसलिए बोलते हैं यील्ड का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई होता है। यील्ड का परसेंटेज क्या होता है, वेरी हाई होता है। चलिए, आई होप आपको एक छोटी सी टॉपिक मैरीफिल्ड रेजिन का यूज और उसकी एडवांटेज और क्या है इसकी कहानी आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।